ओके गाइस, तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, कुछ डेटा टाइप्स के बारे में आपको बताया था, प्रिंट फंक्शन के बारे में बहुत ही डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया था कि किस तरीके से प्रिंट फंक्शन आप यूज़ अप करते हैं, और एक सिंपल सा कैलकुलेशंस भी करके मैंने आपको दिखाया था। बट डेटा टाइप में हमने जो डिस्कस किया था लास्ट सेशन में, आपने देखा है कि इंटीजर क्या है, स्ट्रिंग क्या है, फ्लोट क्या है, इस तीनों के बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया था। बट यहाँ पे थोड़ा सा इसका रिवीजन भी मैं करते हुए, और इसका जो नेक्स्ट हमारे पास जो डेटा टाइप है जिसको हम कहते हैं बूल, मतलब बुलियन डेटा टाइप इसको कहते हैं, जिसके अंदर में दो ही पार्ट हम लिखते हैं, जिसको हम ट्रू और हो सकता है या तो फॉल्स हो सकता है। इस दोनों के बारे में आज के सेशन में डिटेल में डिस्कस करेंगे। साथ साथ हमारे पास एक और पार्ट इसमें आता है जो कि होता है यहाँ पे कम्प्लेक्स। ये भी एक डेटा टाइप है जहाँ पे मैथमेटिकल इक्वेशंस को लिखने के लिए हम इसका यूज़ हम करते हैं। तो आज के सेशन में सभी चीज़ों के बारे में काफ़ी डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे एक अभी तक जो हम लोग कोडिंग करते आ रहे हैं, या तो आप वीएस कोड यूज़ कर सकते हैं, साथ साथ आप जुपिटर नोटबुक भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने आपको बताया कि जुपिटर नोटबुक भी आप कर सकते हैं, तो यहाँ पे मैं जुपिटर नोटबुक फिलहाल ओपन करूँगा, और मेरे सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, और इंस्टॉलेशन का प्रोसेस वगैरह भी मैंने आपको बताया था। जस्ट आपको कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है, एंड वंस यू विल हैव द कमांड प्रॉम्प्ट इन फ्रंट ऑफ यू, यू कैन सी, एंड हियर यू हैव टू टाइप। आपको जस्ट टाइप करना है जुपिटर नोटबुक। ये जस्ट आप कमांड आप लिखते हैं, लेकिन ये कमांड तभी काम करेगा जब आपके सिस्टम में जुपिटर नोटबुक इंस्टॉल्ड है, इस बात पे ध्यान दीजिएगा। मैंने एंटर प्रेस कर दिया है। एंटर प्रेस करने के बाद थोड़ा सा आपको वेट करना होगा, और ये डायरेक्टली आपको ब्राउज़र पे लेके जाएगा, और उस ब्राउज़र पे डायरेक्टली आप कोडिंग के थ्रू आप चीज़ों को देख सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे डेट टाइम वगैरह सब आपको दिखा रहा है, और ये डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया हमें ब्राउज़र के साथ। अब इस ब्राउज़र पे आने के बाद आपका जो भी फाइल्स एंड फोल्डर्स है, ये सब कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। कुछ इस तरीके से आप देख पाते होंगे। अब यहाँ पे अब आप जो भी एक फोल्डर आप बना लीजिए, डेस्कटॉप पे बनाइए, डी ड्राइव में बनाइए, ई ड्राइव में बनाइए, कहीं पे भी एक आप फोल्डर आप बना लीजिए, और उस फोल्डर को यहाँ से लिंक कर दीजिए। अब फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक डेस्कटॉप पे मैं आ रहा हूँ, और डेस्कटॉप पे कोई भी एक फोल्डर मैं यहाँ से चूज़ कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने ले लिया है, एक्सेप्शन हैंडलिंग का एक फोल्डर ले लिया है, ठीक है। और यहाँ पे हमने इसी को चूज़ कर लिया है। एक ऑलरेडी डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बना हुआ था, जहाँ पे हमने पहले से कुछ कोडिंग हमने किया होगा, और ये सब चीज़ें कोडिंग पहले से किया हुआ है। बट हम अब यहाँ पे एक न्यू नोटबुक हम ओपन करेंगे। कैसे, देखिए ध्यान दीजिएगा। आपको सबसे पहले तो क्लिक करना है यहाँ पे फाइल पे, अगर आप फाइल देख पा रहे हैं, यहाँ पे फाइल और न्यू के बाद यहाँ पे आपको सेकंड ऑप्शन आफ्टर कंसोल यू विल गेट वन नोटबुक। वंस यू विल क्लिक ऑन नोटबुक, आपको कुछ इस तरीके से चीज़ें यहाँ पे एक ब्लैंक और अनटाइटल्ड दिखेगा। बट यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आपको सेलेक्ट करना है पाइथन 3 जो आपने इंस्टॉल करके रखा है, यहाँ पे सेलेक्ट करना है, और सेलेक्ट करने के बाद फिर आप डायरेक्टली कोडिंग कर सकते हैं। बाकी जो भी टैब है यहाँ पे आप उसको क्लोज कर सकते हैं, और डायरेक्टली हमारा जो है एक ही अनटाइटल्ड है जहाँ पे हम कोडिंग करेंगे और चीज़ों को समझेंगे। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे कोड को आप मार्क डाउन सेट कर सकते हैं, बट यहाँ पे मार्क डाउन के लिए मैंने आपको बताया था हैश सिंबल यूज़ करते हुए। फॉर एग्जांपल मैं अभी डेटा टाइप कंप्लीट यहाँ पे डेटा टाइप आपको बताऊंगा। तो डेटा टाइप्स इन पाइथन हमने यहाँ पे लिख दिया है, और यहाँ पे कोड को आप हटाते हुए मार्कडाउन को सेट कीजिए, और शिफ्ट एंटर प्रेस कर दीजिए। आप देख पाएंगे कि ये एक कंप्लीटली एक टाइटल एक बन चुका है, और यहाँ पे हम लोग कोडिंग हम करेंगे। अब यहाँ पे भी इससे छोटा एक फॉन्ट अगर मुझे यूज़ करना है, तो हैश यूज़ करते हुए सबसे पहले लिखूंगा इंट डेटा टाइप हमारे पास में जो है उसके बारे में। तो यहाँ पे इंट डेटा टाइप हम लिखते हैं, और फिर से यहाँ पे हम लोग मार्कडाउन सेट करेंगे और शिफ्ट एंटर करेंगे। अब इंट के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, लास्ट क्लास में ऑलरेडी डिस्कस किया है, बट शॉर्ट में हम चीज़ों को करते हुए देखेंगे। देखिए इंट का मतलब मैंने बताया था कि होल नंबर जिसमें स्टोर कर सकते हैं। जैसे मैंने लिखा है कि x इक्वल टू 10, ये एक होल नंबर है, इसको प्रिंट करना है, तो आप जस्ट यहाँ पे प्रिंट के अंदर x को आप रखेंगे, x के पास कौन सी वैल्यू होगी उसको प्रिंट कर देगा। साथ साथ मैंने आपको बताया था कि आप यहाँ पे टाइप भी यूज़ कर सकते हैं टाइप फंक्शन के थ्रू, और यहाँ पे ब्रैकेट में आपको x यूज़ करना है, एंड शिफ्ट एंटर के थ्रू भी रन कर सकते हैं। और यहाँ पे जो है ना, ये रन वाला जो ऑप्शन है, इसको भी अगर आप क्लिक करते हैं, आपको आंसर कुछ इस तरीके से मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख पाते हैं 10 भी दिखा रहा है, साथ में इसका जो डेटा टाइप है इंटीजर, वो भी प्रिंट करके आपको दिखाता है। सेकंड हम बात करते हैं कि ये तो इंटीजर हो गया कि जिसमें पॉइंट नहीं होगा, पॉइंट वाले को प्रिंट नहीं करना है, जस्ट होल नंबर को प्रिंट करना है। यू हैव टू यूज़ द इंटीजर, इसको हम इंटीजर हम कहते हैं। बट यहाँ पे डिफाइन नहीं करना होता है, क्योंकि यहाँ पे सारा चीज़ जो है ये टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इंटरनली चीज़ों को ऑटोमेटिक आइडेंटिफाई कर लेता है। कि अगर आप मान लीजिए कि यही कोड हमने यहाँ पे जो लिखा है ना, इसी को अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ और डायरेक्टली यहाँ पे 10
की जगह पे 10.23 लिख दिया है। अब 10.23 लिखा है तो बाय डिफ़ॉल्ट इंटरनली जो है पाइथन का इंटरप्रेटर ऑटोमेटिक आइडेंटिफाई कर लेगा कि ये जो है अब इंटीजर नहीं है, ये एक फ्लोट टाइप का डेटा टाइप बन चुका है। अब देखिए जैसे मैं शिफ्ट एंटर करता हूँ, आप देखिए यहाँ पे 10.23 और यहाँ पे देखो आप क्लास में आपको दिखा रहा है फ्लोट, ये हमारा डेटा टाइप आपको बताता है। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं कि ये जो है टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है, मतलब डेटा टाइप ऑटोमेटिक को डिटेक्ट कर लेता है। तो ये हमारा हो जाता है फ्लोट के लिए, यहाँ पे हमने देख लिया। इसके बाद एक आता है हमारे पास में स्ट्रिंग आता है, और स्ट्रिंग के लिए हम लोग यहाँ पे यूज़ हम करते हैं क्या, कि आपको मैंने बताया था स्ट्रिंग डेटा टाइप जो है हमारे पास में, इसके अंदर मैंने आपको बताया था, यहाँ पे मार्कडाउन थोड़ा सेट कर देता हूँ इस तरीके से। अब देखिए स्ट्रिंग के बारे में मैंने आपको बताया था कि जैसे मैंने x लिखा, x इक्वल्स टू, जैसे अभी ऊपर मैंने आपको 10 लिख के दिखाया, तो 10 एक इंटीजर वैल्यू है, बट अगर आप इस 10 को सिंगल कोट के अंदर 10 लिखते हो तो ये अब स्ट्रिंग बन जाएगा। मीन्स पाइथन के अंदर में ऐसा रूल है कि किसी भी चीज़ को आप कुछ भी अगर आप लिखते हो, अगर लिखें अगर उसको सिंगल कोट या डबल कोट के अंदर अगर आप लिख देते हो तो वो स्ट्रिंग बन जाता है। तो यहाँ पे मैंने सिंगल कोट लिख दिया है और इसको मैं प्रिंट कर रहा हूँ, एक्स को प्रिंट कर रहा हूँ, और साथ में मैं प्रिंट कर रहा हूँ यहाँ पे टाइप ऑफ एक्स को प्रिंट कर रहा हूँ। अगर अभी आप यहाँ पे रन करके आप देखेंगे, देखिए यहाँ पे 10 तो दिखा रहा है, बट इंटरनली जो है वो स्ट्रिंग बता रहा है कि ये एक स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू है। सेम इसी तरीके से आप डबल कोट के अंदर में भी इस चीज़ को आप रख के आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो वो भी क्या होगा, यहाँ पे 10 को मैंने हटा दिया है और डबल कोट के अंदर 10 को रख दिया है, तो भी ये स्ट्रिंग ही होगा। आप रन करके देखते हैं, यहाँ पे 10 है और यहाँ पे str आपको यहाँ पे दिखाता है, ये डेटा टाइप है। तो आई होप कि कंसेप्ट समझ में आया होगा। तो किसी भी चीज़ को सिंगल कोट या डबल कोट के अंदर आप रखते हैं तो वो स्ट्रिंग बन जाता है, बट एक्चुअल इसका यूज़ आप करते हैं किसी का नाम यूज़ करने के लिए, आप नाम लिखने के लिए यूज़ कर सकते हैं, सिटी का नाम हो सकता है, आपका नाम हो सकता है, आपका एड्रेस हो सकता है, ये सब चीज़ों को हम उस तरीके से हम रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने सिंगल कोट देख लिया, डबल कोट देख लिया। अब देखिए मैंने यहाँ पे एक रखा नेम, नेम इक्वल्स टू, डबल कोट के अंदर मैंने मेरा नाम लिख दिया है, ठीक है, कुछ इस तरीके से लिख दिया है। और यहाँ पे नीचे आते हुए मैंने लिख दिया है नेम को मैं प्रिंट कर रहा हूँ, और साथ में इसका डेटा टाइप भी हम चेक करेंगे। उसके लिए हमारे पास में आता है टाइप फंक्शन, और यहाँ पे आपको जस्ट लिख देना है नेम, और आप या तो यहाँ पे क्लिक कीजिए या शॉर्टकट कीज आप शिफ्ट बटन प्रेस करते हुए एंटर को प्रेस करते हैं तो भी आपको आउटपुट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, राइट। अब एक चीज़ और यहाँ पे कंसेप्ट आता है क्या, कि अभी हमने जो प्रिंट किया है इसी को थोड़ा सा इसको और मॉडिफाई करते हैं। मैं चाहता हूँ क्या कि अभी हमारे पास जो डेटा है, टाइप फंक्शन आई होप कि समझ में आ गया होगा कि टाइप फंक्शन का काम क्या है, ये डेटा टाइप को चेक करने के लिए हम यूज़ हम करते हैं। इसको मैं निकाल देता हूँ। अब नेम लिखने का मतलब ये था कि नेम के अंदर में जो भी हमने डबल कोट में लिखा था उस सभी के सभी आपको प्रिंट करके आपको दिखाता है, लेकिन आप चाहते हैं कि ये मुझे सिर्फ एन प्रिंट करके दिखाओ मुझे, राइट। तो हम उससे कुछ पार्ट हम प्रिंट करना चाहते हैं स्पेसिफिक। तो यहाँ पे प्रोग्रामिंग में इंडेक्सिंग जो होता है वो जीरो से स्टार्ट होता है, यानी ये कंप्यूटर में जब भी स्टोर होगा तो जीरो पोजीशन पे एन को स्टोर करेगा, वन पोजीशन पे आई को स्टोर करेगा, और इस तरीके से चलता जाएगा। अब देखिए आपको क्या करना है, नेम लिखा तो पूरा का पूरा डेटा प्रिंट होगा, लेकिन मैंने यहाँ पे नेम तो को प्रिंट कर रहा हूँ, साथ साथ यहाँ पे मैंने नेम लिखा, स्क्वायर ब्रैकेट यूज किया है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैंने यहाँ पे लिख दिया है जीरो। अब अगर आप इसको आप रन करके देखेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो है एन जो है प्रिंट करके आपको दिखा रहा है। ये किसकी वजह से, मैं लाइन नंबर थोड़ा सा डिस्प्ले कर देता हूँ तो आप अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। देखिए लाइन नंबर 3 में जो हमने कोड लिखा है उसकी वजह से आपको आंसर मिल रहा है एन। एन का मतलब क्या है कि नेम जो हमारे पास वेरिएबल है उसमें जीरो पोजीशन पे कौन सा डेटा है, तो जीरो पोजीशन पे एन का डेटा है वो आपको प्रिंट करके दिखा देता है। एग्जैक्टली इन द सेम वे आप अगर 0 1 2 3 इस तरीके से अगर आप करना चाहें तो वन बाय वन जो है कैरेक्टर को वो निकालते हुए आपको प्रिंट करके आपको दिखा देता है। अगर देखिए अगर मैंने इसी को कॉपी करके मैंने नीचे 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 रख दिया फॉर एग्जाम्पल, और यहाँ पे 0 यहाँ पे 1 कर दिया है, यहाँ पे मैंने 2 कर दिया है, यहाँ पे मैंने 3 कर दिया है, राइट। अब इसको आप रन करके देखिए, आप देख सकते हैं NISH कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे देख पाते हैं, ठीक है। तो आई होप कि कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे इंडेक्सिंग है, और लेकिन इस बात पे ध्यान देना है कि आपको सिंटैक्स को फॉलो करना है, ठीक है। यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ही आपको वो चीज़ें लिखना है, नॉर्मल ब्रैकेट यूज़ नहीं करना है। अब देखिए इस एग्जाम्पल को मैंने कॉपी करके नीचे एक और नेक्स्ट सेल के अंदर मैंने रख दिया है। अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे क्या कि अभी हमने 0 1 2 3 इस तरीके से किया तो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट मतलब 0 से लेते हुए आगे का प्रिंट करते जा रहा है। लेकिन अगर आप यहाँ पे लिखते हो क्या -1 ऐसे लिखते हो आप,
तो -1 का मतलब क्या होगा, देखिए सबसे जो लास्ट जो कैरेक्टर है उसको वो प्रिंट कर दिया। देखो आर सबसे लास्ट कैरेक्टर था, इसी लास्ट कैरेक्टर को उसने प्रिंट कर दिया। तो आप यहाँ पे -1 से आप रिवर्स में चीज़ों को प्रिंट कर सकते हैं। तो अगर आपको प्रिंट करना हो ए, तो क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पे -2 यूज़ कर देंगे। इसमें कौन सी बड़ी बात है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यूज़ कर दिया हमने -2। और अब आप रन करके देखिए, आर के बाद यहाँ पे ए है, रिवर्स ऑर्डर की बात कर रहा हूँ, आर है फिर ए है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इंडिविजुअल एलिमेंट को भी आप फेच कर सकते हैं कुछ इस सिंटैक्स से। आई होप ये कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा। तो आप सिंगल कोट, डबल कोट और इंडिविजुअल कैरेक्टर को किस तरीके से यहाँ पे शो करना है, आई होप ये कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा। राइट, क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ पे एक और आता है, स्ट्रिंग को आप ट्रिपल कोड के अंदर में भी रख सकते हैं। अब ये ट्रिपल कोड हम कैसे रखेंगे, देखिए यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक कोई भी एक वेरिएबल रखा एक्स। अब यहाँ पे, हाँ देखिए मैंने यहाँ पे कुछ इस तरीके से लिखा है, और अब मैंने यहाँ पे लिखा है वी आर लर्निंग यहाँ पे डेटा साइंस यूजिंग पाइथन। ठीक है, ये मैंने ट्रिपल कोड के अंदर लिखा है। और नीचे आते हैं और प्रिंट करते हैं, ये सभी हमने कहाँ पे स्टोर किया, एक्स में स्टोर किया है। रन करके देखते हैं आउटपुट क्या दिखा रहा है, बिल्कुल सेम उसी तरीके से आ रहा है। तो अभी सिंगल कोट और डबल कोट में कोई खास फर्क नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है, बट ट्रिपल कोड में है। लेकिन यहाँ पे अभी जिस तरीके से मैंने आपको आउटपुट दिखाया है, आपको लग रहा होगा कि ये तो आउटपुट एग्जैक्टली सेम उसी तरीके से आ रहा है जिस तरीके से पहले आता था। बट यहाँ पे डिफरेंस है। अब डिफरेंस क्या है, देखिए इसमें यह डिफरेंस है कि हम यहाँ पे जिस तरीके से डेटा हम देना चाहें उस तरीके से ही हमें आउटपुट दिखाएगा। फॉर एग्जाम्पल अभी आप देखिए कि मैंने वी आर लर्निंग डेटा साइंस यूजिंग पाइथन हमने जो लिखा है, ये एक लाइन में लिखा था, और आपको आउटपुट सेम उसी तरीके से यहाँ पे प्रिंट करके दिखा रहा है। इसी को मैं कॉपी करके नेक्स्ट सेल में रखता हूँ। अब मैंने ऐसे कर दिया, देखो लर्निंग को नीचे कर दिया है, डेटा साइंस को नीचे कर दिया है, यूजिंग पाइथन को नीचे कर दिया है, कुछ ऐसे किया है। अब अगर आप यहाँ पे रन करते हैं, तो जिस तरीके से हमने यहाँ पे लिखा था सेम उसी ऑर्डर में वी आर फर्स्ट लाइन में आया, लर्निंग सेकेंड लाइन में आया, डेटा साइंस थर्ड लाइन में, यूजिंग पाइथन फोर्थ लाइन में। तो आप जब भी आप ट्रिपल कोट के अंदर में आप चीज़ों को लिखते हैं, तो जिस ऑर्डर में जिस तरीके से आप लिखते हैं एज इट इज़ आपको आउटपुट प्रिंट करके दिखाता है। लाइन को ब्रेक किया तो लाइन को ब्रेक करेगा, लेकिन ऊपर वाले में डबल कोट अगर आप में लिखते हैं लाइन को ब्रेक करेंगे, आपको कुछ अलग ही तरह से एरर आपको दिखाएगा। तो इस बात पे आप ध्यान दीजिएगा। आई होप ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। लेकिन कभी कभी एक चीज़ और यहाँ पे आपको बता दूं, ये सब इंटरव्यू में थोड़ा सा सवाल किया जाता है कभी कभी। जैसे यहाँ पे मुझे जो डेटा साइंस जो लिखा है ना, डेटा साइंस को मैं चाहता हूँ डबल कोट में प्रिंट करना, यानी ये डबल कोट हमें दिखना चाहिए एक्चुअली, जो जब भी हम डेटा साइंस लिखेंगे तो मैंने डेटा साइंस को डबल कोट के अंदर मैंने यहाँ पे कर दिया है, ऐसे कर दिया है। अब क्या ये यहाँ पे जो डबल कोट मैं यूज़ किया हूँ डेटा साइंस के लिए, यहाँ पे शिफ्ट एंटर आप करके देखिए, देखिए आपको डबल कोट भी यहाँ पे देखने को मिलता है। तो बस कहने का सिंपल सा मीनिंग ये है कि आप ट्रिपल कोट के अंदर में आप जो भी कोडिंग आप लिखते हैं, जो कुछ भी आप लिखते हैं और जिस तरीके से लिखते हैं एग्जैक्टली उसी तरीके से आउटपुट आपको देखने को मिलता है। तो आई होप कि ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। तो हमने इंटीजर क्या है, हमने फ्लोट के बारे में डिस्कस कर लिया, प्लस हमने स्ट्रिंग का सभी पॉसिबल वेज मैंने आपको यहाँ पे बताने की कोशिश किया। बट स्ट्रिंग में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, आने वाले टॉपिक में हम डिस्कस हम करेंगे। इसके बाद हमारे पास में आ जाता है, नेक्स्ट आता है हमारे पास एक बुलियन। बुलियन का मतलब क्या होता है, देखिए बुलियन का मतलब मैंने आपको बताया कि ट्रू और फॉल्स होता है, कि जब कुछ चीज़ों को कंडीशन चेक हम करते हैं तो वहाँ पे जो आउटपुट हमें मिलता है वो ट्रू और फॉल्स में हमें दिखाना होता है। तो उसको हम कैसे हम दिखाते हैं उसको हम देख लेते हैं एक बार। जब भी आप ट्रू और फॉल्स की अगर आप बात करते हैं तो कुछ इस तरीके से काम होगा क्या, कि मान लीजिए कि आपने यहाँ पे, पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको हम बोलते हैं बुल बुल या बुलियन भी आप बोल सकते हैं, बट वहाँ पे जो डेटा टाइप आपको दिखाएगा वो बुलियन ही दिखाएगा। और यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस रखते हुए मार्कडाउन को रखते हैं और यहाँ पे शिफ्ट एंटर करते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे बुल आ गया। अब सपोज यहाँ पे क्या कीजिए, एक वेरिएबल रखा इक्वल्स टू, हमने लिखा है true। अगर मैं यहाँ पे ट्रू लिखता हूँ और मैं प्रिंट करना चाह रहा हूँ एक्स को, साथ साथ आई वुड लाइक टू चेक द डेटा टाइप, तो हम यहाँ पे टाइप फंक्शन यूज करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे एक्स। और अब अगर आप रन करके देखेंगे तो देखिए डेटा आपको ट्रू दिखा रहा है और क्लास में बुल दिखा रहा है। बुल मतलब बुलियन आपको दिखा रहा है। ठीक, तो आप यहाँ पे अगर आप दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से कंपेरिजन थोड़ा सा अगर आप करते हैं तो आप देखेंगे क्या कि बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ट्रू और फॉल्स जो लिखा जाता है सभी लोअर केसेस में लिखा जाता है। लेकिन अगर आप यहाँ पे लोअर केस करेंगे तो ये आपको प्रॉब्लम दिखाएगा। देखिए आप यहाँ पे
तो ये फर्स्ट लेटर यहाँ पे ट्रू में टी कैपिटल होगा, फॉल्स में एफ कैपिटल होगा, इस बात पे ध्यान दीजिएगा। जैसे देखिए यहाँ पे मैंने टी ऐसे लिख दिया है, ठीक है। अगर आप इस तरीके से अगर आप लिखते हैं और रन करके देखेंगे, आपको एरर दिखाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे दिखा रहा है नेम ट्रू इज नॉट डिफाइंड। तो इस बात पे ध्यान देना है कि जब भी हम ट्रू और फॉल्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो कंपलसरी तौर पे फर्स्ट लेटर कैपिटल में ही होना चाहिए, इस बात पे ध्यान दीजिएगा। और सेम उसी तरीके से जिस तरीके से मैंने यहाँ पे किया है, मैंने आपको यहाँ पे सेम इसी को कॉपी करते हुए यहाँ पे रख दिया है, और यहाँ पे मैं ट्रू की जगह पे फॉल्स वाला भी आपको दिखाता हूँ। फॉल्स अगर मैं लिखता हूँ, शिफ्ट एंटर करते हैं, आप देखेंगे फॉल्स दिखा रहा है, इसका जो डेटा टाइप है वो बुलियन है। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखिए कि हम कब इसका यूज़ हम करते हैं, उसका थोड़ा सा हम यहाँ पे डिस्कस हम करेंगे, ज़्यादा नहीं डिस्कस करेंगे उसके बारे में, क्योंकि उसका एक अलग टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए कि x की वैल्यू हमने यहाँ पे दे दिया है 10 और y की जो वैल्यू है मैंने यहाँ पे दे दिया है 20, ठीक है, और मैं यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ। जब भी मुझे दो नंबर या दो वेरिएबल के बीच में कंपैरिजन करना होता है तो उसके लिए आप लेस देन साइन या ग्रेटर देन साइन एक ऑपरेटर होता है, उसका यूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा क्या कि x इज लेस देन y। लास्ट क्लास में हमने ऐसा देखा था x प्लस वाई। एक्स प्लस वाई तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि यहाँ पे x प्लस वाई की अगर हम बात करें तो 10 प्लस 20 दैट इज 30 आपको प्रिंट करके दिखाएगा। अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा जूम कर दूं, अब आप यहाँ पे देख पाते हैं अच्छी तरीके से। शिफ्ट एंटर करते हैं, यहाँ पे आंसर आपको 30 प्रिंट करके आपको दिखाता है। लेकिन एक बात पे ध्यान दीजिए कि अगर आपने यहाँ पे जो 30 आपको जो दिखा रहा है ये ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ पे लिख दिया है लेस देन सिंबल। अब ये सिंबल क्या परफॉर्म करेगा, ये सिंबल आपको ये बताएगा कि दोनों में जो वैल्यू है यानी दोनों के बीच में कंपैरिजन करेगा, कोई यहाँ पे अर्थमेटिक ऑपरेशन को ये परफॉर्म नहीं करेगा। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे 10 और 20 के बीच में कंपैरिजन करेगा। अब ये कंपैरिजन अगर करता है तो एक्स इज लेस देन वाई, तो वो ये चेक करेगा कि क्या ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। तो x इज लेस देन है 20 से, यानी x की वैल्यू कितना है 10, तो 10 क्या 20 से लेस है, तो बिल्कुल है। अगर है तो अभी जो आंसर अगर आप देख पाएंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको ट्रू प्रिंट करके आपको दिखाएगा। सपोज आई विल मेक सम चेंजेस इन x वैल्यू, राइट। यहाँ पे x की वैल्यू हमने 100 कर दिया, y की वैल्यू हमारे पास में 20 है। और अब अगर आप यहाँ पे शिफ्ट एंटर करके देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको फॉल्स दिखा रहा है। तो जब भी कंडीशन चेक करना होगा तो उसके लिए आप डेफिनेटली आप यहाँ पे ट्रू और फॉल्स यानी बुलियन का आप यूज आप कर सकते हैं। एक तरीके से और इसका आप यूज आप कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे x इक्वल्स टू लिखा, मैंने ट्रू प्लस ट्रू, ऐसे किया जा सकता है क्या। और फिर मैं यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ x को, तो यहाँ पे x का जो आउटपुट आएगा, x में जो वैल्यू आएगा क्या आएगा, क्योंकि ट्रू प्लस ट्रू किए किया जाए तो आउटपुट हमें क्या मिलना चाहिए, बता सकते हैं आप लोग क्या आंसर होना चाहिए। यहाँ पे देखिए ट्रू और फॉल्स हमेशा यहाँ पे दो चीज़ों को रिटर्न करता है। ट्रू मतलब 1 और फॉल्स मतलब 0 रिटर्न करता है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि ट्रू प्लस ट्रू अगर है, तो अगर आप इसको रन करके देखेंगे आंसर आपको 2 प्रिंट करके दिखाता है। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ट्रू मतलब 1 और दूसरा ट्रू मतलब 1, तो 1 प्लस 1 दैट इज 2 प्रिंट करके आपको दिखा रहा है। एग्जैक्टली इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे एक चीज़ और अगर आप यहाँ पे करना चाहें कि ट्रू प्लस फॉल्स ऐसे कर दिया, तो ट्रू की वैल्यू कितना है 1 है और फॉल्स की वैल्यू कितना है 0 है, तो 1 प्लस 0 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। आउटपुट आप यहाँ पे देख पाते हैं 1 प्रिंट करके आपको दिखाता है। सेम उसी तरीके से आपने ऐसा कर दिया x इक्वल्स टू, अगर मैं लिख देता हूँ यहाँ पे फॉल्स प्लस फॉल्स, तो कितना हो जाएगा 0 प्लस 0 कितना होगा, और प्रिंट कर रहा हूँ x को, तो यहाँ पे आपको 0 प्रिंट करके आपको दिखाएगा। ठीक है, तो आई होप कि ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि ट्रू और फॉल्स कौन से वैल्यू को रिटर्न करता है। आई होप कि ये कंसेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। तो ये बुलियन का पार्ट समझ में आ गया होगा कि कहाँ पे हम यूज कर सकते हैं। एक और हमारे पास में यहाँ पे आता है जिसको हम कहते हैं कम्प्लेक्स नंबर। कम्प्लेक्स कम्प्लेक्स का हम यूज़ हम कब करते हैं, ये जो डेटा टाइप हमारे पास में है कम्प्लेक्स डेटा टाइप, इसका यूज़ हम कब करते हैं इसको देख लीजिए। इसको हम लोग यूज़ हम करते हैं कुछ मैथमेटिकल इक्वेशंस को परफॉर्म करने के लिए। एक होता है ना रियल नंबर होता है और एक इमेजिनरी नंबर होता है। थोड़ा बहुत अगर आप मैथ्स थोड़ा बहुत जानते हैं, अगर नहीं भी जानते कोई इशू नहीं, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए जैसे मैंने यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे सपोज 10 प्लस 20 j, इस तरीके से का इक्वेशंस अगर आपके पास में आता है, तो इस तरह के इक्वेशन को हम यहाँ पे पाइथन में इसको इसके लिए डेटा टाइप रखा गया है कम्प्लेक्स।
अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करके आपको दिखाऊं एक्स की वैल्यू को, और फिर या अब अगर मैं टाइप इसका चेक करना चाहूँ, यहाँ पे टाइप ऑफ एक्स मैंने यूज़ किया है और शिफ्ट एंटर करता हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको ब्रैकेट में कुछ इस तरीके से इक्वेशन यानी मैथमेटिकल इक्वेशंस को प्रेजेंट करने के लिए हम कम्प्लेक्स डेटा टाइप यूज़ हम करते हैं। और इसका आप देख सकते हो, इसका जो डेटा टाइप आपको दिखा रहा है कम्प्लेक्स आपको डेटा टाइप इसका आपको दिखा रहा है। ठीक है, तो ये एक पार्ट हो गया। साथ में आप एक चीज़ और यहाँ पे चेक करना चाहेंगे कि इसमें जो दो पार्ट हमारे पास में एक्स इक्वल्स टू एक्स तो वेरिएबल का नाम हो गया, बट उसके बाद जो मैंने यूज़ किया है 10 + 20 j, इसमें एक रियल नंबर होता है, दूसरा इमेजिनरी नंबर होता है। उसको अगर आपको चेकआउट करना होगा तो आप कैसे कर सकते हैं, इसी इक्वेशन को मैं यहाँ पे से कॉपी करूँगा और यहाँ पे रख देता हूँ। अब यहाँ पे देखिए, अब टाइप को निकाल देता हूँ और जस्ट हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्या, कि हमारे पास जो वेरिएबल का नाम है वो है एक्स। एक्स डॉट यहाँ पे आप लिखते हैं रियल, ये इनबिल्ट एक कीवर्ड है, इस बात पे ध्यान दीजिएगा। एक्स डॉट रियल प्रॉपर्टी आप बोल सकते हैं। और दूसरा यहाँ पे मैं फिर से प्रिंट कर रहा हूँ क्या, कि एक्स एक्स में सभी डेटा हमारे पास में एक्स में है, जो इक्वेशन है हमने एक्स में स्टोर किया है। डॉट यूज करते हुए आपको यहाँ पे लिख देना है IMAG इमेज, राइट। अब आप यहाँ पे रन करके देखिए, ऑटोमेटिक ये बता देगा कि हाँ कौन सा रियल नंबर है और कौन सा इमेजिनरी नंबर है। तो ये इनबिल्ट कीवर्ड है, उसके थ्रू आप इस चीज़ को आप फाइंड आउट कर सकते हैं। सेम अगर आपके पास दो अलग अलग इक्वेशंस हो, उसमें आपको अर्थमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करना हो, तो आप कैसे कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक यही इक्वेशन को मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिया है और दूसरा इक्वेशन मान लीजिए मैंने y ले लिया, y इक्वल्स टू हमने कोई रैंडमली मैंने सपोज दे दिया 30 लिख दिया, 30 + 20 लिख दिया है और यहाँ पे j लिख दिया। ये दो इक्वेशन है। अब इस दोनों इक्वेशन में आप चाहते हैं अर्थमेटिक ऑपरेशन को परफॉर्म कराना, मैंने यहाँ पे लिख दिया x + y, और इसी को हम लोग कॉपी करते हुए नीचे 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 हम पेस्ट कर देते हैं। ये प्लस हो गया, माइनस भी कर लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन भी कर लेते हैं, और साथ में डिवीजन भी हम लोग करवाते हैं इस दो इक्वेशन के बीच में। ठीक है, अब अगर आप इसको रन करके आप देख सकते हैं आप आउटपुट आपको प्रॉपर तरीके से दिखा रहा है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे आप अर्थमेटिक ऑपरेशन को परफॉर्म आप करके देख सकते हैं, यानी कम्प्लेक्स जो इक्वेशंस आपके पास में है उसको भी आप ऊपर आप प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन यानी अर्थमेटिक ऑपरेशंस को परफॉर्म आप आसानी से यहाँ पे करके आप देख सकते हैं। तो आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा कि कम्प्लेक्स नम जो इक्वेशंस है उसके साथ भी पाइथन किस तरीके से काम करता है। अब यहाँ पे कंसेप्ट एक आता है क्या, तो ये हमारे पास जो मेनली हमारे पास में जो आता है जो डेटा टाइप हमने आपको बताया कि ये इंटीजर, स्ट्रिंग, फ्लोट, बुल और कम्प्लेक्स, इस सभी के बारे में मैंने आपको काफ़ी डिटेल में आपको प्रैक्टिकली करके आपको समझाने की कोशिश किया है। बट इसके अलावा भी कुछ और भी चीज़ें हैं जहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं, कि लिस्ट है, टपल है, वो उसके लिए हम सेपरेट टॉपिक वाइज हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि एटलीस्ट अगर हम सिर्फ लिस्ट की अगर हम बात करें तो लिस्ट में एटलीस्ट हम 2 सेशंस सिर्फ हम लिस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो वहाँ पे हम अलग टॉपिक हम उसको रखेंगे, बट मेनली हमारे पास में जो है ये हमारे पास में टोटल 5 डेटा टाइप है। सभी में किस तरह का डेटा को स्टोर किया जाता है, किस तरीके से उसका यूज़ करते हैं, लिमिटेशंस क्या है, वो सारा चीज़ मैंने आपको यहाँ पे बताया। अब यहाँ पे ये जितनी भी चीज़ें हैं अभी जो बताया है, ये सभी जो है इम्यूटेबल इन नेचर है। इम्यूटेबल इन नेचर, अब इम्यूटेबल का मतलब क्या होता है, कि जिसमें एक बार जो वैल्यू आप दे देते हैं वो चेंज नहीं होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इंटरनल वर्किंग पाइथन का आपको समझना बहुत ज़रूरी है कंसेप्ट को समझने के लिए। अब देखिए, अगर मैंने वापस हम कोडिंग पे आते हैं, और कोडिंग पे आने के बाद यहाँ पे एक लिखा मैंने एक्स की वैल्यू, सपोज हमने एक्स बहुत यूज़ कर लिया मैंने, सपोज ए की वैल्यू मैंने कर दिया है 5, ठीक है, और बी इक्वल्स टू ए कर दिया है, राइट। इस सिंपल सा इक्वेशन अभी आपको समझ में आ रहा होगा। ए की वैल्यू 5 है और उसी ए की वैल्यू को मैंने असाइन कर दिया है बी में। अभी अगर आप प्रिंट करके देखेंगे कि ए की वैल्यू क्या होगा, साथ में प्रिंट करके देखेंगे बी की वैल्यू क्या होगा, राइट। मैं साथ साथ मैसेज भी देते जाता हूँ कि किसका वैल्यू है। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया क्या, वैल्यू ऑफ एक्स इज, लास्ट क्लास में आपको बताया था कि वैल्यू के साथ साथ किस तरीके से हम यहाँ पे कॉमा यूज करते हुए प्रिंट करते हैं, सेम उसी तरीके से यहाँ पे भी मैंने यूज किया है। वैल्यू ऑफ वाई इज, और कॉमा करते हुए मैंने यहाँ पे भी दे दिया है, राइट, ए और बी की वैल्यू। तो दोनों का आंसर कितना हो सकता है बताएंगे। ए की वैल्यू 5 है और बी इक्वल्स टू ए कर दिया है, तो दोनों का ही आंसर आपको कितना दिखना चाहिए, दोनों का ही आंसर 5 और 5 आपको दिखेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम तो होना नहीं चाहिए, सिंपल सा कंसेप्ट से, ठीक है। लेकिन अब आप देखिए, इसी को हम फिर से इसी सेम जो हमने कोड लिखा है नेक्स्ट सेल में इसको रख दिया। अब मैंने क्या किया कि अब देखिए, अब मैंने यहाँ पे ये चेंज किया कि a इक्वल्स टू
a+1 कर दिया है। ठीक है, अब ए की वैल्यू और बी की वैल्यू क्या हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, अगर अभी आप इस इसमें देखेंगे कि ये लाइन नंबर जो हमने यहाँ पे जो 3 हमने यूज किया है, ठीक है, इसकी वजह से यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो सकता है। यहाँ पे क्या दोनों की वैल्यू 6 होगा या सिर्फ एक की वैल्यू 6 होगा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे एक्स नहीं लिखना चाहिए, ए लिखना चाहिए, ए एंड बी लिखना चाहिए। अब ये बेटर होगा। अब देख सकते हैं ए की वैल्यू 6 हो गया बट बी की वैल्यू अभी भी 5 ही है। मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे कि इंटरनली जो है आप एक बार जो भी वैल्यू असाइन आप कर देते हो उसके लिए जो है वो चेंज नहीं कर पाता है, इसलिए इसको हम इम्यूटेबल इन नेचर हम कहते हैं। एक्स इक्वल्स टू सपोज हमने लिखा है 10। ठीक है, और फिर हमने यहाँ पे लिखा y इक्वल्स टू 20। अब ये अगर आपने कोडिंग में यूज किया है, अब इसकी वजह से क्या होगा, ये हमने यहाँ पे बनाया। इंटरनली कंप्यूटर के अंदर में मेमोरी किस तरीके से एलोकेट होता है लास्ट क्लास में आपको बताया था, जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि कुछ इस तरीके से चीज़ें होगा। यहाँ पे एक्स और वाई यहाँ पे है और दोनों का वैल्यू डिफरेंट है, तो यहाँ पे क्या करेगा कि 2 सेल बनेगा। यहाँ पे कुछ इस तरीके से 2 सेल बना और एक में जो है यहाँ पे 10 आ जाएगा, एक में जो है 20 आ जाएगा। यानी इंटरनली जो है आप ये बोल सकते हो क्या कि यहाँ पे जो है ये जो है इसको पॉइंट कर रहा है, एक्स जो है इसको पॉइंट कर रहा है, ये जो वाई है इसको पॉइंट कर रहा है। कुछ इस तरीके से आपने लास्ट क्लास में हमने आपको एक्सप्लेन किया था। लेकिन अब यहाँ पे क्या है कि ये दोनों डिफरेंट वैल्यू है तब तो ठीक है, दो है और ये अलग अलग इसने बनाया है। लेकिन अगर आप यहाँ पे इंटरनली क्या होगा कि अगर मान लीजिए कि हमने यहाँ पे अभी सपोज ऐसे किया कि एक्स ही रखता हूँ, एक्स इक्वल्स टू हमने 10 रखा है। अब y इक्वल्स टू मैंने कर दिया है, y की वैल्यू भी 10 है और z की वैल्यू भी 10 है। तो आपसे सवाल किया जाएगा कि क्या इंटरनली कितना मेमोरी एलोकेशन होगा। अब यहाँ पे जो है कंसेप्ट आता है कि अगर वैल्यू सेम है तो वो इंटरनली किस तरीके से काम करेगा उसको देखिए। यहाँ पे वो क्या करता है कि कंप्यूटर के मेमोरी में सबसे पहले x की वैल्यू जो 10 है तो वो बोलेगा चलो ठीक है, यहाँ पे हमने 10 को स्टोर उसने कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे 10 स्टोर कर दिया है और ये किसको पॉइंट कर रहा है, ये पॉइंट कर रहा है एक्स के लिए। तो हम इस तरीके से हम इसको बोल देंगे कि ये जो है ये एक्स के लिए 10 है, उसके लिए एक ऑब्जेक्ट उसने बना दिया, मेमोरी बना दिया, उसका वैल्यू 10 है। अब आप पाइथन को बोल रहे हो क्या कि अब मुझे y की वैल्यू स्टोर करना है, जो कि y की वैल्यू कितना है 10 है। तो सबसे पहले पाइथन क्या चेक करता है कि उसके मेमोरी के अंदर में क्या वही सेम वैल्यू पहले से स्टोर्ड है या नहीं है। अगर वो नहीं है सेम वही वैल्यू तो वो नया ऑब्जेक्ट बनाएगा, अदरवाइज नहीं बनाएगा और उसी का यूज़ करेगा वो। मतलब क्या कि अब वो देख रहा है कि यहाँ पे y की वैल्यू जो है आप जो यूज़ कर रहे हो y की वैल्यू कितना है 10 है। तो कंप्यूटर की मेमोरी में आके चेक किया कि y के लिए एक स्टोरेज मांगा जा रहा है कि उसको जो स्टोर करना है वो 10 को स्टोर करना है, बट 10 तो पहले से मेमोरी में है। तो वो क्या करेगा, इसको भी कहेगा कि तुम भी इसी से लिंक हो जाओ। मतलब हम अलग से हम एक्स्ट्रा हम मेमोरी यहाँ पे हम आपके लिए वेस्ट नहीं करेंगे, हमारे पास ऑलरेडी है। तो वो क्या इस तरीके से यूज़ कर लेगा यहाँ पे, मतलब आप ऐसे कर सकते हैं। सेम वही मेमोरी लोकेशन उसको भी उसने दे दिया। नेक्स्ट टाइम क्या आप कर रहा है, जेड इक्वल्स टू 10। अब देखा कि जेड के पास 10 है तो इंटरनली फिर से चेक करेगा क्या 10 हमारे पास में है, बोलेगा हाँ हमारे पास तो 10 के लिए हमने मेमोरी एलोकेट करके रखा है। तो करके रखा है तो बोलेगा हम नया नहीं बनाएंगे आपके लिए और हम उसी का यूज़ कर लेंगे। तो फिर से वो क्या करेगा, जो जेड है जेड के लिए वही उसी जो मेमोरी बना है उसी को वो पॉइंट करके यहाँ पे रख देता है। तो ये दो चीज़ें आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि इंटरनली जो है डेटा किस तरीके से स्टोर होता है। ठीक है, अब इसको हमने तो आपको एक्सप्लेन कर दिया, ये कंसेप्ट थ्योरी पार्ट आपको समझ में आ गया, बट इसका प्रूफ क्या है, कैसे हम इसको प्रैक्टिकली कैसे हम समझेंगे। तो ये आपको इतना तो समझ में आया कि हाँ यहाँ पे जो चीज़ें हो रहा है कि x के लिए अलग लोकेशन है, y के लिए अलग लोकेशन बन रहा है, क्योंकि वैल्यू डिफरेंट था तो वो दो अलग अलग मेमोरी एलोकेट किया और उसके अंदर में वैल्यू को जाके स्टोर कराया। तो इसका एड्रेस तो ऑब्वियस सी बात है अलग होगा, इसका एड्रेस अलग होगा, कंप्यूटर की मेमोरी में सबका अलग अलग एड्रेस होगा। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे एक्स वाई जेड का एड्रेस सेम ही होना चाहिए। अगर ये चीज़ अगर आप परफॉर्म कर पाते हैं मीन्स ऑल ओके है और आपको कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। अब देखिए इसी को हम प्रैक्टिकली अचीव करके देखते हैं। अब देखिए अभी हम लोग आ चुके हैं जुपिटर नोटबुक पे, जो मैंने व्हाइट बोर्ड पे एक्सप्लेन किया उसको अभी हम लोग यहाँ पे करके देखेंगे। देखिए सबसे पहले आप क्या हमने जो आपको बताया कि अलग अलग वैल्यू रखना। जैसे हमने लिखा अभी एक्स की वैल्यू 10 रखा
और y की वैल्यू 20 रखा। इंटरनली क्या होगा अभी आपको समझ में आ चुका होगा कि कंप्यूटर के मेमोरी के अंदर में दो अलग अलग सेल बनेगा और दोनों में डेटा स्टोर, एक में 10 को स्टोर करेगा, एक 20 स्टोर कर दिया, दो ऑब्जेक्ट वहां पे बनेगा, मतलब दो अलग अलग एड्रेस होगा। तो एड्रेस हम कैसे चेकआउट कर सकते हैं? तो देखिए आप एक्स अगर आप लिखते हैं तो ये उसकी वैल्यू को प्रिंट करेगा, लेकिन अगर आप लिखते हैं आईडी फंक्शन एक्स, आईडी का मतलब यहाँ पे एड्रेस से आप समझ सकते हैं कि उसकी लोकेशन को बताएगा, उसका क्या कौन से लोकेशन पे एक्स की वैल्यू को स्टोर किया गया है उसको वो बताएगा, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा सा मैं ऐसे करके मैसेज भी लिख देता हूँ, क्या एड्रेस और सेम। तो यहाँ पे आईडी फंक्शन कैसे काम कर रहा है, जैसे हमने टाइप फंक्शन बताया कि डेटा टाइप को चेक करने के लिए हम टाइप फंक्शन यूज करते हैं, एग्जैक्टली इन द सेम वे एड्रेस को फाइंड आउट करने के लिए आईडी फंक्शन यूज करते हैं जो कि इनबिल्ट है। आईडी और फिर आपको राउंड ब्रैकेट देना है और उसके अंदर में जो भी वेरिएबल का एड्रेस आपको फाइंड आउट करना है उसका आप नाम लिख दीजिए। अब इसी को मैंने कॉपी करके नीचे रख दिया, एड्रेस ऑफ यहाँ पे वाई कर देता हूँ और फिर यहाँ पे वाई को आप रख दीजिए। अगर आप इसको रन करके देखिए, देखिए ये एक लोकेशन है, एड्रेस है। अब इसको इतना रीड करना थोड़ा सा मुश्किल है, लास्ट वाले पे थोड़ा सा यहाँ पे फोकस कीजिए। लास्ट में सबसे एक्स का जो एड्रेस के लास्ट में क्या लिखा हुआ है 536, और यहाँ पे जो है आपको 856, मतलब समझ में आ गया होगा, क्योंकि देखिए यहाँ से यहाँ तक पूरा आपको सेम आपको दोनों में मिलेगा, लेकिन लास्ट में आप देखेंगे कि एड्रेस इसका चेंज हो चुका है। तो दोनों का लोकेशन चेंज हो चुका है, क्यों? क्योंकि हमने वैल्यू अलग रखा था। अब इसको थोड़ा सा और बेटर तरीके से समझने के लिए हम क्या करें कि इसी एग्जाम्पल को हम रखते हैं और नीचे हम रख देते हैं। अब मैंने क्या किया कि यहाँ पे भी 10 कर दिया कि x की वैल्यू भी 10 है, y की वैल्यू भी अगर 10 है, ठीक है, कुछ डिफरेंट वैल्यू रखता हूँ, मान लीजिए 80 कर दिया और इसका भी 80 कर दिया है। अब सेम को इसको रन करके देखिए, अब आपको एड्रेस देखिए, आप लास्ट का 776 लोकेशन एक ही है। मतलब क्या कि जब भी आपका जो वेरिएबल है उसके अंदर वैल्यू सेम अगर है तो इंटरनली एक ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा और आपका काम कुछ इस तरीके से होता है। तो मेमोरी यहाँ पे काफ़ी आसानी से यहाँ पे प्रिजर्व करके रखता है कि आप ऐसा नहीं कि आपने 10 वेरिएबल बनाया है, सब में अलग अलग वैल्यू है, तब तो अलग अलग वो बनाएगा, एड्रेस बनाएगा, अलग अलग लोकेशन आपको देगा। लेकिन अगर सबका वैल्यू सेम है तो अलग अलग नहीं बनाएगा, एक ही से सबका काम चला लेगा। तो आई होप कि ये कंसेप्ट अभी आपको समझ में आया होगा कि इंटरनल वर्किंग किस तरीके से यहाँ पे हो रहा है। अब इसी मान लीजिए, देखिए इसी में मैं एक और y बना दिया, y की वैल्यू मैंने यहाँ पे कर दिया है सपोज 1 लिख दिया है, जस्ट 1 लिख दिया है, और इसका भी आप एड्रेस आप चेकआउट कर लिख के देख लीजिए आप। अब यहाँ पे इसका मैंने कर दिया z, आईडी ऑफ z को हम प्रिंट कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, x और y का तो सेम दिखाएगा बट y का डिफरेंट दिखाना चाहिए। शिफ्ट एंटर करके देखिए, अब देखिए यहाँ पे जो है मैंने z इज नॉट डिफाइंड, मैंने z में वैल्यू दिया, सॉरी हमने लिखा नहीं, यहाँ पे y लिख दिया, z यहाँ पे जेड लिखना था ना। चलिए रन कीजिए, देखिए और यहाँ पे भी हम जेड लिख देते हैं और फिर रन करते हैं। अब देखिए इसका जो है लास्ट में आपको दिखता है 248, यानी इसका एड्रेस अलग है। तो जो जो सेम एड्रेस वाला है उसको एक ही साथ यूज किया और जिसका अलग है आपको अलग एड्रेस आपको दिखा दिया। तो एड्रेस मैंने आपको इसलिए दिखाया ताकि आपको समझ में आएगा कि जो मैंने भी आपको व्हाइट बोर्ड पे एक्सप्लेन किया है उस कंसेप्ट को आप बेटर तरीके से यहाँ पे समझ पाए होंगे कि सिंगल ऑब्जेक्ट क्रिएशन होता है जब वैल्यू सेम होता है, ठीक है। प्लस साथ में मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि जितने भी डेटा टाइप अभी हमने देखा है, इंटीजर देखा है या फ्लोट देखा, हमने हमने बुलियन देख लिया, हमने स्ट्रिंग देख लिया, हमने कॉम्प्लेक्स देख लिया, ये सभी इम्यूटेबल इन नेचर है। एक बार जो वैल्यू आप दे देते हैं वो चेंज नहीं होता है, इस बात पे ध्यान दीजिएगा। अब मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। आता है हमारे पास एक कंसेप्ट आता है जिसको हम कहते हैं ऑपरेटर। सिंपल सा टॉपिक है, इसको भी हम कंप्लीट हम कर लेते हैं। ऑपरेटर्स के अंदर में हमारे पास में अलग अलग टाइप्स होते हैं, लेकिन ऑपरेटर्स होता क्या है? ऑपरेटर्स को हम कहते हैं क्या, सिंबल। सिंबल जिसका यूज हम करते हैं कब, जब कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करना हो तो हम इस ऑपरेटर्स का यूज हम करते हैं, सिंबल का यूज करते हैं। अब सिंबल हमारे पास में क्या क्या है, अगर आप सिंपल से आप प्लस आप लिखते हो, माइनस लिखते हो, मल्टीप्लिकेशन लिखते हो, डिवीजन लिखते हो, आप ये चार चीज तो आप अच्छी तरीके से आप समझते हैं, जानते हैं, इसका यूज आप अच्छी तरीके से आप करना जानते हैं, राइट। लेकिन इसके अलावा भी हमारे पास में होता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो हमने क्या क्या लिखा, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। इसके बाद हमारे पास में एक और आ जाता है क्या, आपको 2 बार ये सिंबल यूज करना है, ठीक है। इसके बाद एक आता है परसेंटेज जैसा साइन, मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है, ये भी आप यूज आप करेंगे। साथ में एक और हमारे पास में आता है 2 बार एस्ट्रिक साइन। ये सभी जो है, इस सभी को हम कहते हैं क्या, अर्थमेटिक ऑपरेटर। मैं यहाँ पे ब्रैकेट में इसको लिख देता हूँ क्या,
अब ये अर्थमेटिक ऑपरेटर किस तरीके से काम होगा उसको हम देखते हैं, और यहाँ पे थोड़ा सा एक छोटा कर देता हूँ, यानी 3 हैश यूज करते हुए, और फिर यहाँ पे मार्कडाउन इसको सेट करूंगा कुछ इस तरीके से। देखिए, अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स का मतलब होता है कि एक सिंबल्स होता है, जिस सिंबल का यूज करते हुए आप मैथमेटिकल ऑपरेटर्स को, मैथमेटिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए हम ये सभी सिंबल्स का यूज करते हैं। सबसे फर्स्ट इसमें टाइप होता है अर्थमेटिक ऑपरेटर, जिसके अंदर प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, ये चार आप नॉर्मल तरीके से आप समझते हैं। बट यहाँ पे हमारे पास डिवीजन के बाद भी मैंने बताया कि 2 स्लैश है, उसका क्या यूज होगा, परसेंटेज साइन लिखा है उससे क्या होगा, फिर 2 बार एस्ट्रिक साइन लिखा है उसका क्या होगा, इस सभी के बारे में अभी हम लोग डिस्कशन करते हैं छोटे छोटे एग्जाम्पल लेके। सबसे पहले प्लस माइनस को आप समझते हैं, सिंपल सा कंसेप्ट है। जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे x की वैल्यू हमने दे दिया है 16, y की वैल्यू हमने दे दिया है 3, और मैं यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ। प्रिंट मैं कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने सबसे पहले ऐड करना चाह रहा हूँ, तो ऐड आप एडिशन आप जानते हैं यहाँ पे, तो कॉमा करते हुए जस्ट ब्रैकेट में हम इस तरीके से लिख सकते हैं x प्लस वाई। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे प्लस ऐड आपको दिखा दिया है। साथ साथ मैं एक ही में एग्जाम्पल में, या हाँ, इस प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन को एक साथ में रखता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने रख दिया है, ये ऐड हो गया। ये सब्ट्रैक्शन के लिए आप यहाँ पे माइनस यूज कर लेते हैं। इसके बाद फिर मल्टी, मल्टी मतलब मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन के लिए आप एक बार तो ये सिंबल आप यूज करते हैं जो एस्ट्रिक साइन, और इसके बाद हमारे पास आ जाता है डिवीजन, जहां पे आप जस्ट एक स्लैश जो होता है उसको यूज आप करते हैं। और अब आप इसको रन करके देखिए, एडिशन इज 19, सब्ट्रैक्शन इज 13 एंड मल्टीप्लिकेशन इज 48 एंड डिवीजन देख सकते हैं यहाँ पे 5.3333, जितना भी है सब आपको प्रिंट करके आपको दिखा दिया। ठीक है, तो ये नॉर्मल तरीके से आप, आई होप कि इस चीज़ को आप समझ पाए होंगे। लेकिन अब हम बात करते हैं क्या कि हमारे पास जो मैंने अभी आपको बताया कि अभी जो आउटपुट आपको देखने को मिल रहा है डिवीजन इज 5.33, इस तरीके से आपको प्रिंट करके दिखा रहा है। लेकिन आप चाहते हैं क्या कि डिवीजन जो है वो करो, लेकिन पॉइंट के बाद वाला जो चीज़ें हैं वो मुझे नहीं दिखाओ, अगर आपका रिक्वायरमेंट ऐसा हो तो। क्योंकि अभी जो हमारे पास में है 16 को अगर आप 3 से डिवाइड करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि पॉइंट के बाद वाला भी चीज़ें आपको देखने को मिलेगा, जिस जिस तरीके से अभी हमें यहाँ पे कैलकुलेट करके ये दिखा भी रहा है। लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं, मुझे पॉइंट के आगे का पार्ट नहीं दिखाना है। इन दैट केस आपको यूज करना है यहाँ पे, इसका नाम होता है क्या, फ्लोर डिवीजन। ठीक है, और जहां पे हम एक बार स्लैश यूज किए थे, अब आप वहां पे 2 बार स्लैश यूज कर दीजिए। अब इससे ये क्या होगा कि पॉइंट के आगे वाले चीजों को इग्नोर कर देगा। ठीक है, और रन करके देखिए, अब देख सकते हैं यहाँ पे फ्लोर डिवीजन आपको यहाँ पे दिखा रहा है, 5 दिखा रहा है, पॉइंट के आगे का पार्ट को उसने इग्नोर कर दिया है। तो ये होता है यूज कि 2 बार डिवीजन का साइन या 2 बार स्लैश आप लगाते हैं, तो आपको कुछ इस तरीके से फ्लोर डिवीजन आपको करके आपको दिखाता है। साथ साथ एक चीज़ और हम देख लेते हैं कि हमने आपको बताया कि ऊपर जो हमने आपको बताया कि ये वाला पार्ट जहाँ पे हम परसेंटेज साइन जैसा जो आपको चीज़ें देखने को मिलता है, इसका यूज़ हम कब हम करते हैं। देखिए, जब भी हम किसी चीज़ को किसी नंबर से हम डिवाइड करते हैं, इसको एक्चुअल में हम कहते हैं मॉड्यूलस। मॉड्यूलस का मतलब ये होता है कि जैसे अगर मान लीजिए कि 16 को अगर आप 3 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो रिमाइंडर कितना बचता है, राइट। अगर आपने नॉर्मल तरीके से डिवीजन आप अच्छी तरीके से समझते हैं, तो 16 को 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आता है, 1 आता है या कितना आता है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे यूज करना होता है क्या, ये वाला सिंबल। ठीक है, जो परसेंटेज वाला जो है, अगर आप ये यूज आप करते हैं और फिर अगर आप यहाँ पे रन करके अगर आप देखेंगे, तो देखिए मॉड्यूलस आपको यहाँ पे 1 प्रिंट करके आपको दिखाता है, क्योंकि जब आप 16 को 3 से डिवाइड करते हैं तो ये आपको मॉड्यूलस 1 प्रिंट करके आपको दिखाता है। ठीक है, तो ये एक एक पार्ट हो गया। और एक और हमारे पास में था कि 2 बार एस्ट्रिक साइन लगाने से क्या होगा। देखिए, उससे एक्सपोनेंशियल आप फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख देता हूँ क्या, एक्सपोनेंशियल अगर फाइंड करना हो तो आप यहाँ पे यूज कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने लिख दिया है 2, ठीक है, 2, और उसके बाद फिर 2 बार मल्टीप्लिकेशन साइन आपको देना है, और उसके ऊपर मैंने लिख दिया है यहाँ पे 3 लिख दिया है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए आपको क्या दिखा रहा है, 8। मतलब आप ये बोल सकते हो क्या कि पावर होता है ना कि 2 रेज टू 3, तो 2 रेज टू 3 मतलब क्या, 2 इंटू 2 इंटू 2। तो इस तरीके से यहाँ पे आप एक्सपोनेंशियल फाइंड आउट आप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे 4 कर दिया है, अब शिफ्ट एंटर हम करते हैं, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 16 यहाँ पे हो जाएगा। यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू, यानी 4 टाइम्स को 2 इंटू करना है आपको। तो इस तरीके से आप एक्सपोनेंशियल आप यहाँ पे फाइंड आउट करने के लिए आप यूज आप
लेकिन एक चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि जब भी आप ये जो एक हमारा हमने ऑपरेटर के बारे में डिस्कस किया, लेकिन हमारे पास में बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं, आने वाले सेशन में हम उसके बारे में डिस्कस हम करेंगे। तो ये हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर हमने बता दिया, डेटा टाइप के बारे में आपको बता दिया, लास्ट क्लास हमने प्रिंट फंक्शन के बारे में आपको बताया था। एक और हम यहाँ पे देख लेते हैं, एक होता है हमारे पास इनपुट फंक्शन। इनपुट फंक्शन का यूज हम यहाँ पे किस तरीके से हम करते हैं उसको हम समझते हैं। इनपुट फंक्शन का मतलब ये होता है कि जब भी हमें यूजर से कुछ इनपुट लेना हो, तो उसके लिए हम यहाँ पे इनपुट फंक्शन हम यूज हम करते हैं। देखिए यहाँ पे हमने यूज किया है क्या, इनपुट फंक्शन, या इनपुट हम ऐसे यूज हम करते हैं, ठीक है। यानी रन टाइम में यूजर से कुछ इनपुट लेना होगा, तो उसके लिए हम यूज हम करेंगे क्या, इनपुट फंक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल लास्ट क्लास में एक एग्जांपल मैंने आपको बताया था, जहाँ पे मैंने लिखा था x की वैल्यू 10 है और हमने y की वैल्यू 20 दे दिया था, और हमने प्रिंट हमने किया था, या सपोज हमने यहाँ पे एक z इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई किया था। आई होप कि आप लोगों को याद होगा, लास्ट सेशन में मैंने इसका एग्जाम्पल करके आपको दिखाया था। और फिर मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि सम एज और यहाँ पे z को प्रिंट किया था। इसको आप रन करते हैं, आउटपुट आपको सम इज 30 आपको प्रिंट करके दिखाता है। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या है कि ये जो प्रोग्राम में अभी जो लिखा है, क्या ये यूजर के लिए बेनिफिशियल है क्या? तो आपको लगेगा कि किसी भी एंगल से ये यूजर के लिए बेनिफिशियल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कैलकुलेटर अगर आप यूज आप करते हैं, तो कैलकुलेटर में किस तरीके से काम होता है। कैलकुलेटर जब आप स्टार्ट आप करते हैं तो डायरेक्टली आपको ये तो आंसर नहीं बताएगा ना कि सम इज 30, नहीं बताएगा ना। आपको पहले इनपुट देना होगा कि आप किसका किसके साथ आप एडिशन करना चाहते हैं, मल्टीप्लिकेशन करना चाहते हैं। आप जैसे कैलकुलेटर ऑन करेंगे तो आप कुछ नंबर आप लिखोगे ना कि हाँ मुझे 100 करना है, 100 को 200 से ऐड करना है, तो 100 फिर प्लस, आप प्लस वाला जो बटन है वो दबाते हैं, उसके बाद फिर आप लिखते हैं 200, फिर इक्वल करते हैं, फिर आंसर आता है। तो पहले आपसे पूछा जाएगा कि आप क्या कौन से नंबर का एडिशन करना चाहते हो आप, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपने एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू हमने एज अ प्रोग्रामर, ये स्क्रीन जो है प्रोग्रामर का स्क्रीन है, और ये जो है आउटपुट जो मिल रहा है ये फाइनल यूजर का है। तो हमने एज ए प्रोग्रामर खुद से यहाँ पे वैल्यू हम दे रहे हैं, और जैसे रन हो रहा है आउटपुट आपको सम इज 30 आपको प्रिंट करके दिखा रहा है। तो ये किसी भी एंगल से यूजर के लिए बेनिफिशियल नहीं है। यूजर के लिए बेनिफिशियल तब होगा जब आप यूजर से सवाल करोगे, उससे आप पूछोगे कि आपको कौन से नंबर का एडिशन करना है, पहले वो आप डालो, वो डालेगा, फिर मैसेज आएगा कि एंटर सेकेंड नंबर, फिर दूसरा नंबर डालेगा, फिर एंटर किया, फिर उसका एडिशन वो परफॉर्म करके आपको दिखाता है। तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं इनपुट फंक्शन। जिस तरीके से हमने अभी प्रिंट फंक्शन के बारे में हम डिस्कस किया कि प्रिंट फंक्शन के अंदर में जो कुछ भी लिखते हैं हमें आउटपुट मिल जाता है। जैसे यहाँ पे हमने प्रिंट फंक्शन लिखा, इसके अंदर में जो कुछ भी हम लिखते हैं हमें आउटपुट मिल जाता है। लेकिन अब मुझे इनपुट फंक्शन को समझना है, तो हम क्या करते हैं, देखिए ये जो वैल्यू हमने लिया है ना, ये वैल्यू हमें मैनुअली नहीं देना है, यानी एज ए प्रोग्रामर हमें ये वैल्यू इनपुट नहीं देना है। मैंने इसको डिलीट कर दिया। अब क्या लिखेंगे यहाँ पे, हम लिखेंगे इनपुट फंक्शन, इनपुट और यहाँ पे राउंड ब्रैकेट लगाना है। अब यहाँ पे यूजर को समझने के लिए हम एक मैसेज हम देना चाहेंगे। क्या मैसेज हम देना चाहेंगे, हमने यहाँ पे ऐसे लिख दिया, सिंगल कोट के अंदर में लिखा एंटर द वैल्यू फॉर एक्स। इस तरीके से एक मैसेज हमने दे दिया। सेम इसी तरीके से हमने y के लिए भी करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे इनपुट फंक्शन, यहाँ पे लिखा एंटर द वैल्यू ऑफ y, कुछ इस तरीके से लिखा है। अब क्या होगा, अब ये होगा कि ये आंसर कुछ इस तरीके से, जब जब इसको आप रन करेंगे, शिफ्ट एंटर आप करेंगे, आप देखिए कैसे हो रहा है। यहाँ पे एक मैसेज आया एंटर द वैल्यू ऑफ फॉर एक्स। यहाँ पे आपको एक छोटा सा सेल बनता हुआ दिखेगा, एक्चुअली बड़ा सा ही सेल है, जहाँ पे आपसे ये, आप मेरे कर्सर फोकस कीजिएगा, ये ब्लिंक हो रहा है ना, मतलब आपसे वैल्यू मांग रहा है कि अब ये यूजर यहाँ पे कुछ दे सकता है। पहले अभी तक जितने भी प्रोग्राम रन कर रहे थे यूजर वहाँ पे कुछ दे नहीं पाता था, जो कोडिंग लिखा रन किया आउटपुट मिल गया। लेकिन अब यहाँ पे हम यूजर के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। अब यूजर से हम पूछ रहे हैं कि वहाँ पे कि कुछ डेटा डालो, तुम क्या एक्स की जो वैल्यू है कुछ तो दो यहाँ पे। तो यूजर ने फॉर एग्जांपल दे दिया, उसने 10 दे दिया, है ना। अब जैसे हम एंटर करेंगे तो ये 10, जैसे हम एंटर करेंगे तो 10 कहाँ पे स्टोर हो जाएगा, इस एक्स में जाके स्टोर हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे मैं एंटर कर रहा हूं, अब देखिए ये जो 10 एक्स में स्टोर हो गया। फिर आया यहाँ पे मैसेज एंटर द वैल्यू ऑफ वाई। अब y के लिए वैल्यू हमें देना है, सपोज मैंने दे दिया है 20। अब जैसे हम एंटर करेंगे तो ये 20 y में जाके स्टोर हो जाएगा, और उसके बाद फिर लाइन नंबर 3 में क्या करेगा, वो x प्लस वाई दोनों को ऐड करेगा, और उसके बाद फिर यहाँ पे प्रिंट फंक्शन के थ्रू आपको प्रिंट करके दिखा देगा। अब जैसे यहाँ पे देखिएगा एक प्रॉब्लम, यहाँ पे एक चीज और आएगा कि हमने 10 दे दिया, 20 दे दिया। अब जैसे मैं यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ
सम आपको प्रिंट करके आपको दिखा दिया। क्या आपको प्रिंट करके दिखाया? 1020। क्या ये सही कैलकुलेशंस करके दिया है क्या? राइट? नहीं दिया ना। लेकिन कुछ ना कुछ तो चीजें अंदर हो रहा है। अब यहाँ पे आपको एक और कंसेप्ट समझना है कि इनपुट फंक्शन का जो बाय डिफॉल्ट इनपुट लेने का जो कैपेसिटी है, वो कैपेसिटी है कि वो हर चीज, आप कुछ भी आप इंटीजर वैल्यू देते हो, वो एज ए स्ट्रिंग चीजों को समझता है वो। ठीक है। मीन्स कहने का मतलब ये है कि अगर हमने 10 दिया तो 10 को वो इंटीजर नहीं समझ रहा है, वो स्ट्रिंग समझ रहा है। और स्ट्रिंग का मतलब होता है कि वो चीजों को कॉन्केट कर देता है। जैसे अगर अभी आप क्या कि हमने हमने दिया उसको 10 20 दिया, तो 10 और 20 को उसने अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म नहीं किया, उसने 10 और 20 को ज्वाइन कर दिया, कॉन्केट कर दिया। इसलिए आंसर आपको क्या दिखा रहा है? सम इज 10 20। बट एक्चुअल में इसका आंसर क्या होना चाहिए था? 30 होना चाहिए था, जो कि यहाँ पे दिखा नहीं रहा है। तो उसको आप कैसे सही करेंगे? तो इसको तो ऐसे ही रखता हूँ एज ए नोट्स, आपको मिलेगा तो आपको समझ में आएगा। अब इसी को हम सही कैसे करेंगे, तो हमें क्या करना होता है यहाँ पे कि ये इनपुट यहाँ पे से जो भी हमें डेटा मिला है जो कि स्ट्रिंग फॉर्मेट में है। अब आप स्ट्रिंग फॉर्मेट में है तो एक चीज़ और मैं आपको समझाना चाहूँगा कि अभी फिलहाल हम ये सब चीज़ों को निकाल देते हैं, अभी सिर्फ हम एक्स के लिए डेटा लेते हैं। अभी आपको ये तो समझ में आ गया कि डेटा टाइप कैसे चेक करते हैं, है ना? अभी हम जस्ट देखा था डेटा टाइप हम कैसे चेक करते हैं, टाइप फंक्शन से हम डेटा टाइप चेक करते हैं। तो वो मैं एक बार आपको करके दिखा दूं कि यूजर से जो कुछ भी इनपुट लिया हमने एक्स में स्टोर किया, और मैं यहाँ पे प्रिंट करना चाह रहा हूँ क्या, कि टाइप ऑफ एक्स। तो समझ में आ जाएगा ना कि एक्स के अंदर में क्या कि कौन सी टाइप की वैल्यू आ रही है। अब जैसे हम रन करते हैं, एंटर द वैल्यू फॉर एक्स, मैंने लिख दिया है 10। अब 10 हमने इंटीजर समझ के दिया। अब जैसे हम एंटर कर रहे हैं, ये बता रहा है कि देखो ये तो str है, मतलब इसी तो स्ट्रिंग टाइप का वैल्यू आपने दिया है, लेकिन हमने तो इंटीजर दिया है। लेकिन ये इनपुट फंक्शन का प्रॉब्लम है कि वो हर चीज को इंटीजर नहीं समझता, हर चीज को स्ट्रिंग समझता है। स्ट्रिंग दिया तो स्ट्रिंग ठीक है, काम करेगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है। लेकिन जब भी इंटीजर वैल्यू या फ्लोट वैल्यू देते हैं तो वो बाय डिफॉल्ट उसको स्ट्रिंग ही समझेगा। तो ये यहाँ पे ये प्रॉब्लम है। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे दिखाया कि ये प्रूफ देख देख लो कि हाँ ये स्ट्रिंग समझ रहा है इसको। तो इसको हम सही कैसे करेंगे? सही करने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे इंट फंक्शन एक होता है कि ये जो डेटा हमारे पास में मिला है, ये डेटा कौन से टाइप का मिल गया हमें? स्ट्रिंग में। अब यहाँ पे क्या कीजिए, इंट फंक्शन लगा दीजिए, इंट और राउंड ब्रैकेट स्टार्ट किया और सबसे लास्ट में जाके क्लोज कर दिया। अब इससे जो डेटा मिला, जो मैंने सेलेक्ट कर रहा हूं, इससे हमें जो डेटा मिला वो कौन से टाइप का मिलेगा? स्ट्रिंग। इंट फंक्शन इनबिल्ट फंक्शन है, ये क्या करेगा? टाइपकास्ट कर देगा, कन्वर्ट कर देगा उसको इंटीजर में। सेम उसी तरीके से यहाँ पे भी आपको करना होगा, इंट फंक्शन ब्रैकेट यहाँ पे और लास्ट में क्लोज कर देंगे। तो यहाँ भी क्या होगा, स्ट्रिंग टाइप का डेटा आया और फिर उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा इंट फंक्शन की हेल्प से, और फिर उसको वाई में स्टोर करेगा। अब अगर आप यहाँ पे इसको रन करके देखेंगे, एक्स की वैल्यू यहाँ पे सपोज मैंने 10 दे दिया, एंटर किया, दूसरा वैल्यू मैंने 20 दे दिया। अब जब हम रन करेंगे तो आपको दिखाएगा कि सम इज 30। राइट? आई होप ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। तो इस तरीके से आपको इस काम करना होगा कि हम जब भी स्ट्रिंग से डेटा को हमें कन्वर्ट करना हो इंटीजर में तो इंट फंक्शन यूज करेंगे। अगर फ्लोट टाइप की वैल्यू के साथ कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो यहाँ पे इंट फंक्शन की जगह पे हम फ्लोट फंक्शन लगा देंगे। तो वो क्या करेगा, स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर देगा फ्लोट वाले में। तो आई होप कि कंसेप्ट समझ में आएगा। लेकिन अगर स्ट्रिंग लेते हैं तो कोई इशू ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक नेम नाम का वेरिएबल ले लिया है, और यहाँ पे मैंने लिखा है इनपुट फंक्शन, यहाँ पे लिखा एंटर योर नेम। ठीक है। अब ये जो मैसेज है ये कोई कंपलसरी नहीं है, अगर आप ये मैसेज नहीं भी देना चाहेंगे तो भी चलेगा, वो भी मैं करके दिखाता हूँ आपको। अब देखिए, अगर यहाँ पे लिखा एंटर योर नेम, और फिर मैं यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ, नेम को प्रिंट कर दिया, या हम कुछ मैसेज लिखता हूँ, हेलो योर नेम इज, और यहाँ पे हमने नेम को प्रिंट कर दिया, और फिर नीचे आके टाइप चेक कर लेते हैं, वो जरूरी है। और फिर यहाँ पे नेम को हमने टाइप चेक कर लिया। ठीक है। अब देखिए मैं रन कर रहा हूँ, एंटर योर नेम। ठीक है। ये स्क्वायर ब्रैकेट आ चुका है, यहाँ पे नेम पूछ रहा है, मैंने मेरा नाम यहाँ पे लिख दिया, निशांत कुमार। अब जैसे मैं एंटर कर रहा हूँ तो देखो हेलो योर नेम इज निशांत कुमार, और यहाँ पे क्या दिखा रहा है? स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग के लिए तो कोई इशू है ही नहीं। राइट? तो कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक समझने में। आई होप कि कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट। एक चीज और हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं क्या, कि अभी जो मैंने आपको बताया कि क्या यहाँ पे ये लिखना जरूरी था क्या? ये जस्ट हम इसलिए लिखे ताकि यूजर को समझ में आए कि करना क्या है, नहीं तो उसको सिर्फ स्क्वायर ब्रैकेट आ जाएगा सामने में, लेकिन वहां पे क्या कौन सी टाइप की वैल्यू देना है कुछ समझ नहीं आएगा। जैसे देखिए इसी एग्जांपल को मैं थोड़ा सा फिर से मैं करके आपको दिखाता हूँ। नेक्स्ट सेल में रख दिया, यहाँ पे देखिए टाइप आप समझ चुके हैं, टाइप को मैं निकाल देता हूँ।
अब यहाँ पे अब ये जो मैंने लिखा ना, ये हटा ही दिया मैंने, जस्ट मैंने लिखा इनपुट फंक्शन। अब इनपुट फंक्शन ऐसे भी लिखेंगे तो चलेगा, देखिए शिफ्ट एंटर आप कीजिए, देखिए स्क्वायर ब्रैकेट आपके सामने आ चुका है। लेकिन स्क्वायर ब्रैकेट में के अंदर में हमने जस्ट यूजर को दिखा दिया कि स्क्वायर ब्रैकेट आ गया, ब्लिंक हो रहा है, डेटा मांग रहा है, किस तरह का डेटा देना है, क्या देना है, नाम लिखना है मेरा, या शहर का नाम लिखना है, मेरा एज लिखना है, क्या लिखना है। तो वो मैसेज को समझाने के लिए आपको जरूरी से यहाँ पे ये चीज़ देना चाहिए। ये काम कर रहा है, परफेक्टली काम करेगा। जैसे मैंने फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे नाम मेरा लिख दिया, एंटर में कर रहा हूँ, दिखा रहा है हेलो योर नेम इज निशांत। तो एज ए प्रोग्रामर मैंने खुद से अभी बनाया था ये, तो मुझे पता था कि हाँ मुझे नाम ही लिखना है, तो मैंने नाम दे दिया। तो हो सकता है यूज़र यहाँ पे कुछ और इन्फॉर्मेशन दे दें। तो इसलिए बेटर है कि आप यहाँ पे अगर वो मैसेज लिख देते हो कि एक्चुअल में यूज़र को क्या देना है, तो वो यूज़र को समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे ये चीज़ लिखना जरूरी होता है। तो एंटर योर नेम मैंने यहाँ पे दे दिया है। अब आप देखो ये स्क्वायर ब्रैकेट जो ये आपके सामने जो सेल बन के आया है, उससे पहले यहाँ पे मैसेज आ गया है एंटर योर नेम। तो यूजर को समझ में आ रहा है कि ओके अभी जो टेक्स्ट बॉक्स मेरे सामने आया है उसके अंदर में किस तरह का इनपुट हमें देना है। और फिर आप यहाँ पे अपना नाम लिखिए, जो भी लिखना है आप लिखिए, एंटर कीजिए, और नीचे प्रिंट करके आपको डेटा दिखाता है। तो इस तरीके से यूजर से हम किस तरीके से इनपुट रन टाइम में ले सकते हैं, उसके लिए इनपुट फंक्शन यूज हम करते हैं। इंटरव्यू में सवाल किया जाता है कि क्या ये लिखना जरूरी है, बिल्कुल जरूरी नहीं है, लेकिन जरूरी है यूजर को समझाने के लिए। अगर आप ये नहीं भी लिखेंगे तो आपके प्रोग्राम में कुछ एरर नहीं आएगा। तो आई होप ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। तो आज हमने डेटा टाइप के बारे में आपको बता दिया, ऑपरेटर्स में एक ऑपरेटर्स के बारे में जहाँ पे हमने अर्थमेटिक ऑपरेटर के बारे में आपको बताया, और साथ में इनपुट फंक्शन के थ्रू किस तरीके से यूजर से इनपुट लेना है उसके बारे में आपको एक्सप्लेन किया है। आई होप कि कंसेप्ट समझ में आया होगा। प्लीज कंफर्मेशन जरूर दीजिए यहाँ तक।